वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। असद रफीक साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लैंड को पूरी दुनिया मान चुकी है, इस खत्ते को मान चुकी है कि ये रिसोर्सेज के लिहाज से मट्टी उठा ले उसमें सोना है, पानी देख लें, यहाँ की हवाएं देख लें, रिसोर्सेज देख लें, पोटेंशियल देख लें आदमी के अंदर, यहाँ पर सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग यहाँ से डरते हैं। पहले कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ऑपरेशन ज़ब्र-ए-अज़ब के बाद हल हो चुके हैं। अब क्या गवर्नमेंटल पॉलिसीज में कुछ फ्लॉ है या फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हम लोग अपने ही बिजनेसमैन को, इसलिए बाहर के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे? क्या वजह है कि प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस इंडस्ट्री में? डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल से जैसे आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि ज़ब्र-ए-अज़ब प्रोग्राम के बाद वाकई ही पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है बाहर के ममालिक में टेररिज्म के हवाले से, वो तो बहुत ज्यादा राइट अब क्लियर हो रही है और लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान आ रही हैं। अगर हम सिर्फ सीपैक की बात करें तो लोग कहते हैं, दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीपैक जो है वो एक ग्लोबल गेम चेंजर मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मैं सोचता हूं कि चाइना जैसा बड़ा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क अगर पाकिस्तान आ रहा है तो नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाउएवर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखें कि इंडिया जो था कि वो माजी में एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री दुनिया में फेमस था, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इंडिया ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अगर देखें तो वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री को दुनिया में अब रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, वो एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं जो कि आईटी रेवोल्यूशनिस्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि शायद हमारी गवर्नमेंट को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल और हमारी चंद खसूसियात को दुनिया के सामने लेकर ना जाएं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब से रफीक साहब, आपके थोड़े नॉलेज के लिए, आपके आईटी से ताल्लुक है, आईटी रेवोल्यूशन की भी आपने बात की, यकीनन आपके लिए बताते चलें कि अगर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कि हम एक एग्रीकल्चरल ज़राई मुल्क हैं, तो तब भी हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि ऑन अ ब्रॉडर लेवल हमें तमाम ही चीजों को तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, अपनी पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे मुल्कों को हमारी जरूरत है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे उनको कपास चाहिए या गंदम चाहिए, उनको जरूरत हमारी जरूर है। लेकिन प्रोजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का काम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हम अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूर बैकिंग की जरूरत है। रफीक साहब, आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? किस जगह पे आके सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है बिजनेस? मैं सोचता हूँ कि शायद गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है या हमारे अवाम की तमाम तरह जो डायरेक्शन है वो इस वक्त ये है कि कभी हम आईपीएल में सिलेक्ट हुए ना हुए, कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना हुआ, कभी पानामा लीक्स। मैं सोचता हूँ कि शायद पूरा मुल्क का जो ट्रेंड है ना, जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो उस तरफ लग जाता है। जरूरत इस बात की है शायद कि हमें अपने आप को, अपनी सोच को और अपनी पर्सनालिटी को एज अ कंट्री चेंज करने की जरूरत है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान है। नहीं रफीक साहब, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका प्रॉपरली एक टिपिकली आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हैं कि अगर ये पॉलिसी बिजनेस की ऐसी बनी होती तो ये प्रॉब्लम ना आती इस मुल्क में बिजनेस करते हुए? मैं ये सोचता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से आती हैं। ऑल्दो के बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन मैं फिर से हमारी जो मिनिस्टर है अनुषा रहमान साहिबा और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो इस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए बाहर जाते हैं तो वहां पे जाके उनको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का बेस्ट और एक्सपेंसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और एट ए चीपेस्ट कॉस्ट। अगर हम दुनिया के किसी भी मुल्क को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम उनको एनुअल 45% बजट कट दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस मामले में तो हम इंडिया, श्रीलंका और फिलीपींस को भी बीट कर जाएंगे व्हेन इट कम्स टू आईटी। ठीक है। तो हमारी जो जमीन है वो बड़ी जरखेज है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बात क्यों ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक साहब हमारे साथ रहने के लिए। अनुषा रहमान को भी असद रफीक साहब ने पैगाम दे दिया कि आईटी इंडस्ट्री की आप मिनिस्ट्री संभाल के बैठी हैं तो एक सीट का नाम नहीं है, ये रेवोल्यूशन लाने का नाम है। बेंगलोर में जो इंडिया में बेंगलोर जो है वो आईटी के हवाले से इस वक्त यूरोप और अमेरिका को आपको पता है वो बीट कर रहा है। और जितने भी इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे आईटी के शोबे में पढ़ने के लिए, अब वो वापस जो है ना इंडिया आ रहे हैं। वो वापस इंडिया में आकर जो है ना आईटी के शोबे को प्रमोट कर रहे हैं।
इंडिया में डॉक्टर MBBS FCPS आप देख लें वो भी बहुत आगे बढ़ गए। यूरोप से जो है ना लोग अब जो है ना जो मेजर सर्जरीज है बड़े जो बीमारियां उनके इलाज कराने वहां पर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सेक्टर अपने बिल्ड कर लिए। जापान के पास दूसरी जंग अजीम के पास क्या था, कुछ नहीं था। उनके अपने रिसोर्सेज क्या है, वहां पर एक आम जो यहाँ से जाता है वहां पर 20-30 हजार रुपए में एक आम जो है ना वहां पर बिकता है। उनके पास तो अपना कोई ज़राअत ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने इंडस्ट्री और स्किल्स को डेवलप किया। ह्यूमन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको डेवलप करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को आपको डेवलप करना होगा। आपका तो आपकी बात यहाँ पे थोड़े से लुका लेना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप GDP का 3% उस 9 साल की बच्ची ने साबित कर दिया ये मुल्क इतना फर्टाइल है एंटरप्रेन्योरशिप में। 9 साल की उम्र में उसने अचीव करके, ज़ीमल नाम है उसका। हम उस पर यकीनन पूरे का पूरे एक प्रोग्राम डिस्कशन डेवलप करेंगे, एक लेसन के लिए। बच्चे आपको मिलेंगे, ये टाट पे पढ़ने वाले कई बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। सिर्फ ये है लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। आपके मुल्क में तो एक निसाब ही नहीं है। A लेवल O लेवल का कोई और निसाब है, जो सरकारी स्कूलों का वो और निसाब है, मदारिस में और निसाब पढ़ाया जा रहा है। इसमें संजीदगी नहीं है। ओवरऑल आपके GDP का जो है ना हार्डली मेरे ख्याल 3% से ज्यादा जो है ना आपका तालीम पे खर्ची नहीं होता। आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं। तो ऐसे हालात में जब आपके तालीम आपका प्रायोरिटी है ही नहीं, तालीम को तो आप बिल्कुल आपने साइड पे रख दिया है। आपने तो पढ़ना ही नहीं, और पढ़ना कितना है, इतना कि थोड़ा बहुत जो है ना कंप्यूटर सीख ले और गिनती सीख ले ताकि जो है ना बाप के जो है ना फैक्ट्री को या उसके बिजनेस को जो है बेटा संभाले। इससे ज्यादा तो नहीं है। उसके अलावा जो मिडिल क्लास का तालीम है वो सिर्फ इस हद तक है कि मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अपीयर होकर जो है ना मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, और उसका भी करिकुलम देख ले। वो रफ्ता निकालना सिखाता है, विजन नहीं देता। देखिए आपका जो निसाब है, आपका जो निसाब है वो विजन नहीं दे रहा। विजनरी लोग पैदा नहीं कर रहा। सिर्फ जो है मुंशी टाइप लोग पैदा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग पैदा कर रहे हैं। उनको सिर्फ तरबियत दिया जा रहा है, नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, विजन नहीं है। विजनरी लोग कहां है आपके पास आज? कितने बड़े राइटर आपके पास आज आ रहे हैं, कितने बड़े लोग पैदा हो रहे हैं। जो जायंट्स हैं विजनरी लोग वो बहुत कम रह गए हैं, वो बहुत कम है। तो इवन सियासी जो सियासत है, शोबे सियासत, उसमें जो है इंटेलेक्चुअलिज्म खत्म होता जा रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने में आपने देखा होगा बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, बड़े बड़े जो अदीब पैदा हुए। अब ये तमाम जो शोबा है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इन सबको समेटना पड़ेगा और एक प्रायोरिटी जो है ना वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, और एक बड़े मूवमेंट के तौर पर जो एक इल्मी तहरीक, कल्चरल रेवोल्यूशन आपको चाहिए। अच्छा, अब सिर्फ ये फरमाइए अपनी कंक्लूडिंग लाइन भी हम कंसिडर करेंगे इरफान साहब इस बात को कि क्या करें कि बिजनेस के लिए ये एनवायरनमेंट और स्मूथ हो जाए। देखिए, मैं तामीरी बात करना चाहूंगा। जैसे लियाकत भाई ने बताया बलूचिस्तान के हवाले से, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा कि जब हमें कंक्लूडिंग लाइन चाहिए, कंक्लूडिंग लाइन अगर आप लेना चाहती हैं तो कंक्लूडिंग लाइन ये है कि भाई आपको पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको। बलूचिस्तान सिक्योरिटी ना है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर नया आ रहा है वो इस वक्त $46 अरब की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है, और जनरल राहल शरीफ के वो इकदाम जो उन्होंने किए हैं वहां पे जो CPEC के हवाले से, मैं समझता हूं कि साउथ ईस्ट एशिया और पाकिस्तान के अंदर जितने भी ममालिक जो इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं वो सबके लिए गवादर पोर्ट एक अहमियत रखता है। और पाकिस्तान, जैसे कि आपने ज़रई मुल्क के हवाले से कहा, ज़रई, मादनी, तेल, गैस, इस तमाम चीजों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है, जिसका टूल्स सिर्फ आप 80 से 90 हजार ट्रक जो हैं वो दिल्ली के इन जगहों से गुजरते हुए आपके गवादर से होते हुए जाएंगे, जिसका टूल आपको मिलेगा। तो देखिए, एनवायरनमेंट तो मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, मगर अब हुकूमत का काम है कि पुराने जो दावे जरदारी की हुकूमत ने किए थे, गवादर को उन्होंने विंटर कैपिटल डिक्लेयर किया था। आज की हुकूमत को ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे जिससे बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस और बहाल हो। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक के लोग भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम आवाम को, चारों सूबों के आवाम को यकसा नजर से देखना होगा, एक नजर से देखना और यकसा तरक्की देना होगा। और जो बहुत पीछे रह गए उनको जो है ना खसूसन बलूचिस्तान के लोगों को बहुत शुक्रिया शवानी साहब हमारे साथ रहने के लिए प्रोग्राम में। पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की जमीन जो है ना IT के शोबे को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में डॉक्टर MBBS FCPS आप देख लें वो भी बहुत आगे बढ़ गए। यूरोप से जो है ना लोग अब जो है ना जो मेजर सर्जरीज है बड़े जो बीमारियां उनके इलाज कराने वहां पर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सेक्टर अपने बिल्ड कर लिए। जापान के पास दूसरी जंग अजीम के पास क्या था, कुछ नहीं था। उनके अपने रिसोर्सेज क्या है, वहां पर एक आम जो यहाँ से जाता है वहां पर 20-30 हजार रुपए में एक आम जो है ना वहां पर बिकता है। उनके पास तो अपना कोई ज़राअत ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने इंडस्ट्री और स्किल्स को डेवलप किया। ह्यूमन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको डेवलप करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को आपको डेवलप करना होगा।
आपकी बात यहाँ पे थोड़ी सी लुका लेना चाहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप GDP का 3% उस 9 साल की बच्ची ने साबित कर दिया ये मुल्क इतना फर्टाइल है। एंटरप्रेन्योरशिप में 9 साल की उम्र में उसने अचीव करके, जिमल नाम है उसका, हम उस पर यकीनन पूरे का पूरे एक प्रोग्राम डिस्कशन डेवलप करेंगे एक लेसन के लिए। बच्चे आपको मिलेंगे, ये ठाट पे पढ़ने वाले कई बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। सिर्फ ये है लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। आपके मुल्क में तो एक निसाब ही नहीं है, ए लेवल ओ लेवल का कोई और निसाब है, जो सरकारी स्कूलों का वो और निसाब है, मदारिस में और निसाब पढ़ाया जा रहा है। इसमें संजीदगी नहीं है। ओवरऑल आपके जीडीपी का जो है ना हार्डली मेरे ख्याल 3% से ज्यादा जो है ना आपका तालीम पे खर्ची नहीं होता। आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान का एक यूनिवर्सिटी नहीं। तो ऐसे हालात में जब आपके तालीम आपका प्रायोरिटी है ही नहीं, तालीम को तो आप बिल्कुल आपने साइड पे रख दिया है। आपने तो पढ़ना ही नहीं, और पढ़ना कितना है, इतना कि थोड़ा बहुत जो है ना कंप्यूटर सीख ले और गिनती सीख ले, ताकि जो है ना बाप के जो है ना फैक्ट्री को या उसके बिजनेस को जो है बेटा संभाले। इससे ज्यादा तो नहीं है। उसके अलावा जो मिडिल क्लास की तालीम है वो सिर्फ इस हद तक है कि मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अपीयर होकर जो है ना मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, और उसका भी करिकुलम देख लें, वो रट्टा निकालना सिखाते हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। असद रफीक साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लैंड को पूरी दुनिया मान चुकी है, इस खत्ते को मान चुकी है कि ये रिसोर्सेज के लिहाज से मट्टी उठा ले उसमें सोना है, पानी देख लें, यहाँ के हवाएं देख लें, रिसोर्सेज देख लें, पोटेंशियल देख लें आदमी के अंदर, यहाँ पर सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग यहाँ से डरते हैं। पहले कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद हल हो चुकी हैं। अब क्या गवर्नमेंटल पॉलिसीज में कुछ फ्लॉ है, या फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हम लोग अपने ही बिजनेसमैन को, इसलिए बाहर के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे? क्या वजह है कि प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस इंडस्ट्री में? डॉक्टर साहिबा, मेरे ख्याल से जैसे आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं कि ज़रबे अज़ब प्रोग्राम के बाद वाकई पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है बाहर के ममालिक में टेररिज्म के हवाले से, वो तो बहुत ज्यादा अब क्लियर हो रही है, और लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान आ रही हैं। अगर हम सिर्फ सीबैक की बात करें तो लोग कहते हैं, दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीबैक जो है वो एक ग्लोबल गेम चेंजर मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। मैं सोचता हूं कि चाइना जैसा बड़ा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क अगर पाकिस्तान आ रहा है तो नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाउएवर, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो आप देखें कि इंडिया जो था कि वो माजी में एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री दुनिया में फेमस था, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इंडिया ने अपनी मूवमेंट को चेंज किया, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अगर देखें तो वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री को दुनिया में अब रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, वो एक ऐसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं जो कि आईटी रेवोल्यूशनिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि शायद हमारी गवर्नमेंट को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो अब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल और हमारी चंद खसूसियात को दुनिया के सामने लेकर ना जाएं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। आपके थोड़े नॉलेज के लिए, आपके आईटी से ताल्लुक है, आईटी रेवोल्यूशन की भी आपने बात की, यकीनन आपके लिए बताते चलें कि अगर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कि हम एक एग्रीकल्चरल ज़राई मुल्क हैं, तो तब भी हम गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सोचता हूँ कि ऑन अ ब्रॉडर लेवल हमें तमाम ही चीजों को तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, अपनी पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे मुल्कों को हमारी जरूरत है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री है, चाहे उनको कपास चाहिए या गंदम चाहिए, उनको जरूरत हमारी जरूर है। लेकिन प्रोजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का काम है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और हम अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जरूर बैकिंग की जरूरत है। कहाँ पे रफीक साहब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, किस जगह पे आके सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है बिजनेस? मैं सोचता हूँ कि शायद गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है या हमारे अवाम की तमाम तर जो डायरेक्शन है वो इस वक्त ये है कि कभी हम आईपीएल में सिलेक्ट हुए ना हुए, कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ ना हुआ, कभी पानामा लीक्स। मैं सोचता हूँ कि शायद पूरा मुल्क का जो ट्रेंड है ना, जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो उस तरफ लग जाता है। जरूरत इस बात की है शायद कि हमें अपने आप को, अपनी सोच को और अपनी पर्सनालिटी को एज अ कंट्री चेंज करने की जरूरत है, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका प्रॉपरली एक टिपिकली आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हैं कि अगर ये पॉलिसी बिजनेस की ऐसी बनी होती तो ये प्रॉब्लम ना आती इस मुल्क में बिजनेस करते हुए? मैं ये सोचता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा जो मुश्किलात पेश आती हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से आती हैं। ऑल्दो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं,
लेकिन मैं फिर से हमारी जो मिनिस्टर है अनुषा रहमान साहिबा जी। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो इस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए बाहर जाते हैं तो वहां पे जाके उनको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का बेस्ट और एक्सपेंसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और एट अ चीपेस्ट कॉस्ट। अगर हम दुनिया के किसी भी मुल्क को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम उनको एनुअल 45% बजट कट दे सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इस मामले में तो हम इंडिया, श्रीलंका और फिलीपींस को भी बीट कर जाएंगे व्हेन इट कम्स टू आईटी। ठीक है, तो हमारी जो जमीन है वो बड़ी जरखेज है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बात क्यों ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक साहब हमारे साथ रहने के लिए। अनुषा रहमान को भी असद रफीक साहब ने पैगाम दे दिया कि आईटी इंडस्ट्री की आप मिनिस्ट्री संभाल के बैठी हैं तो एक सीट का नाम नहीं है, ये रेवोल्यूशन लाने का नाम है। बेंगलोर में जो इंडिया में बेंगलोर जो है वो आईटी के हवाले से इस वक्त यूरोप और अमेरिका को आपको पता है वो बीट कर रहा है। और जितने भी इंडियन स्टूडेंट जो अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे आईटी के शोबे में पढ़ने के लिए, अब वो वापस जो है ना इंडिया आ रहे हैं, वो वापस इंडिया में आते, विजन नहीं देता। देखिए आपका जो निसाब है, ताल्लुक उससे है, ठीक है, आपका जो निसाब है वो विजन नहीं दे रहा, विजनरी लोग पैदा नहीं कर रहा। सिर्फ जो है मुंशी टाइप लोग पैदा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग पैदा कर रहे हैं, उनको सिर्फ तरबियत दिया जा रहा है, नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, विजन नहीं है। विजनरी लोग कहाँ हैं आपके पास आज? कितने बड़े राइटर आपके पास आ जा रहे हैं, कितने बड़े लोग पैदा हो रहे हैं। जो जायंट्स हैं विजनरी लोग वो बहुत कम रह गए हैं, वो बहुत कम है। तो इवन सियासी जो सियासत है, शोबे सियासत, उसमें जो है इंटेलेक्चुअलिज्म खत्म होता जा रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने में आपने देखा होगा बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, बड़े बड़े जो अदीब पैदा हुए। अब ये तमाम जो शोबा है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इन सबको समेटना पड़ेगा और एक प्रायोरिटी जो है ना वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा और एक बड़े मूवमेंट के तौर पर जो एक इल्मी तहरीक, कल्चरल रेवोल्यूशन आपको चाहिए। अच्छा, अब सिर्फ ये फरमाइए, अपनी कंक्लूडिंग लाइन भी हम कंसिडर करेंगे इरफान साहब इस बात को कि क्या करें कि बिजनेस के लिए ये एनवायरनमेंट और स्मूथ हो जाए। देखिए, मैं तामीरी बात करना चाहूंगा, जैसे लियाकत भाई ने बताया बलूचिस्तान के हवाले से, मैं आपको